Hello students, myself Abhishek Mishra and I welcome you all to WES ICS। आज के इस वीडियो टॉपिक में हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उस पर एक्चुअली में कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों होती है और सुप्रीम कोर्ट का और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का उस टॉपिक पर क्या गाइडलाइन है, क्या दिशा निर्देश है। बट उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आइए एक क्लिप देखते हैं और गेस करते हैं कि हम कौन से टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो क्लिप है जो एक आज के टॉपिक से रिलेटेड है। ये वो क्लिप है, ये वो एरिया है जो हिंदी सिनेमा में हम लोगों को अक्सर देखने को मिलता है और हम बहुत ही इस सीन को देख करके बहुत ही सेंसेशन क्रिएट होता है और हम बहुत तालियां भी बजाते हैं और हिंदी सिनेमा में पुलिस को बहुत तारीफें भी मिलती हैं और हीरो जो होता है बहुत तारीफ पब्लिक के लेकर के जाता है, उसको बहुत सिंपैथी भी मिलती है। और कई ऐसी हिंदी सिनेमा की फिल्में, बॉलीवुड हो चाहे वो साउथ इंडियन फिल्में हो चाहे कोई भी हो, वहां पर ऐसे इनकाउंटर्स जो है वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक के रूप में दिखाए जाते हैं और जहां दिखाया जाता है कि पुलिस जो है वो गुंडों का सफाया कर रही है और इनकाउंटर ही एक तरीका है जिससे कि हम समाज को एक नीट एंड क्लीन सोसाइटी बना सकते हैं। अब इसी इनकाउंटर पर फिर से एक बार बहस शुरू हो गई है और इनकाउंटर हमेशा से ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। अब ये इनकाउंटर पर क्यों बहस हो गई, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से इनकाउंटर वर्ड जो है वो बहुत चर्चा में से आ गया, क्योंकि गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन अतीक अहमद का जो बेटा है असद और उसका जो एक हेल्पर था गुलाम हुसैन, उसे उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स ने झांसी में एक इनकाउंटर में मार गिराया। अब इसको लेकर के फिर से इनकाउंटर पर प्रश्न उठ गए, क्योंकि ये इनकाउंटर जो है वो पहला इनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी नंबर ऑफ इनकाउंटर्स हमारे राज्य में और कई राज्यों में हो चुके हैं। मतलब हम पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में इनकाउंटर्स ऐसे होते हुए दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2020 में अगर आपको याद होगा तो विकास दुबे का इनकाउंटर, जिसको मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था और बीच में ही जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो पलट गई और बाद में उसका इनकाउंटर हो गया, उस पर भी खूब हाय तौबा मची। इसी तरीके से हैदराबाद की पुलिस ने भी इनकाउंटर किया था, वहां पर भी उसने 4 लड़कों को इनकाउंटर में मार गिराया। तो इसको लेकर के प्रश्न उठने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इसको ठीक नहीं मानते कि इनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो होती है पुलिस के द्वारा वो कहीं से भी रूल ऑफ लॉ को फेवर नहीं करता, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पुलिस इनकाउंटर कर सकती है, अगर कर सकती है तो कैसे करती है और इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है, या इस पर सुप्रीम कोर्ट का या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या गाइडलाइन है, क्या दिशा निर्देश है। तो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको बताऊं, हम आपके साथ डिस्कस करें। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, इनकाउंटर जो है वो कहीं से भी कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि पुलिस जो है वो किसी का इनकाउंटर कर दे। इनकाउंटर एज पर द लॉ जो होता है वो हमेशा ह्यूमन राइट्स कह लीजिए या फंडामेंटल राइट कह लीजिए उसके अगेंस्ट माना जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबको रूल ऑफ लॉ के तहत ही रहने की परमिशन दी गई है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सिविलाइज्ड कंट्री है। आजादी के बाद हमने अपने देश में एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने का सपना देखा। कॉलोनियल एरा में चीजें कुछ और हुआ करती थी, आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो हमने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया, हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया। तो कोई भी अगर हमारे देश में चाहे जितने से बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, चाहे कोई भी हार्डकोर क्रिमिनल क्यों ना हो, उसको पनिश करने का जो राइट है, जो एरिया है, वो न्यायपालिका का है, वो जुडिशरी का है। पुलिस का काम होता है कि इन्वेस्टिगेट करिए आप, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप उसको बुक करिए कि वो न्याय तक पहुंचे, मतलब न्यायालय के द्वारा जो है उसको पनिश किया जाए, तभी उसको हम न्याय मानेंगे, तभी कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हुआ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू जो है उसको पनिशमेंट दिया गया। अगर पुलिस किसी का एनकाउंटर कर रही है तो उस पर क्वेश्चन मार्क ऑब्वियस सी बातें लग जाता है, क्योंकि ये कौन प्रूफ करेगा और कैसे सिद्ध होगा कि वो एनकाउंटर फेक एनकाउंटर था या वो एनकाउंटर सही था। इसी वजह से जितने इनकाउंटर्स होते हैं, जब नंबर ऑफ केसेस इनकाउंटर्स के बढ़ते चले गए, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट माना जाता है, क्योंकि पुलिस को किसी को भी मारने का अधिकार किसी भी कंडीशन में नहीं दिया जा सकता और पुलिस को कभी भी आप किसी को किल करने का राइट नहीं दे सकते, अदरवाइज फिर ये बहुत ही एक गलत एग्जाम्पल सेट कर देगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ने लग गए तो सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन फाइल हुई, जब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पर या इनकाउंटर्स पर कुछ गाइडलाइन इशू कर दिए। देखिए, सेल्फ डिफेंस में ऑब्वियसली बात है, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने गई है और सामने वाले ने जो है गोलियां चला दी या उसने अरेस्ट करने में कोई रुकावट पैदा की, तो बिल्कुल पुलिस को अधिकार होता है कि उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, फायरिंग हो सकती है, और उस फायरिंग में अगर वो मारा जाता है तो वहां पर वो जस्टिफाइड है। लेकिन नंबर ऑफ केसेस ऐसे भी पाए गए जहां पर ये प्रूफ हुआ, देखा भी गया कि फेक इनकाउंटर्स भी हुए। इसी वजह से
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकाउंटर्स को लेकर के कुछ गाइडलाइन आ गई। और अब वो गाइडलाइन क्या कहती है उस पर हम लोग डिस्कशन करते, चर्चा करते। 2014 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोढ़ा और जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने 16 पॉइंट का गाइडलाइन इशू किया, जिसमें कोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आए थे। और ये गाइडलाइन जो है वो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए। अब इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बात यह है कि इसमें कहा गया कि हर इनकाउंटर की एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, और जो नेक्स्ट किन होगा, जो जिस पर्सन का इनकाउंटर हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, उसका जो नेक्स्ट रिलेटिव होगा उसको इस इंक्वायरी में आपको एसोसिएट करना पड़ेगा, पूछताछ में आपको उसे शामिल करना पड़ेगा। Following such an inquiry, a report must be sent to the judicial magistrate having jurisdiction under section 190 of the Code of Criminal Procedure. तो जो भी इंक्वायरी हो रही है उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक पहुंचनी चाहिए। Whenever the police receives any intelligence, जब भी पुलिस को किसी क्रिमिनल के मूवमेंट या एक्टिविटी से रिलेटेड कोई इंटेलिजेंस मिलती है, तो इट शैल बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग इन सम फॉर्म और इन सम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसको आप तत्काल प्रभाव से कहीं लिखें, राइटिंग फॉर्म में रखें, या उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें, जिससे कि उसको एज एन एविडेंस हम न्यायालय के सामने पेश कर सके जब न्यायालय जो है वो इंक्वायरी बिठाता है इनकाउंटर्स की। इफ एन इनकाउंटर टेक्स प्लेस and firearm is used by the police resulting in death, then an FIR has to be forwarded to the court under section 157 without delay. अगर इनकाउंटर हो रहा है, फायर आर्म्स जो है वो पुलिस के द्वारा यूज हुए हैं, उसमें डेथ हो गई, तो तुरंत सेक्शन 157 के तहत विदाउट एनी डिले FIR जो है वो कोर्ट के तक फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कोर्ट ने एक और गाइडलाइन में बोला, जब प्रश्न ये पूछा गया क्या इनकाउंटर्स की जांच में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इन्वॉल्व किया जाए, तो न्यायालय ने कहा कि देखिए ह्यूमन राइट कमीशन को इन्वॉल्व करना कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन हाँ विदाउट एनी डिले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को इसकी इंक्वायरी या इसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, आपको देनी चाहिए। उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन इशू किया, ऐसे ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी गाइडलाइंस इशू किए इनकाउंटर्स को लेकर के। तो एक्चुअली में 1997 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो तत्कालीन चेयरमैन थे, जो फॉर्मर CJI थे भारत के, MN वेंकट चलैया, उन्होंने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि उनके पास भारत की जनता से, कई जो है सिविल सोसाइटीज से और कई NGO से ये लगातार कंप्लेन आ रही कि इंडिया में इनकाउंटर जो है, फेक इनकाउंटर्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और पुलिस जो है वो कानून को अपने हाथ में ले रही है, जो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, फिर तो न्यायालय हमें बंद कर देने चाहिए। इसको लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कुछ गाइडलाइन इशू की है और उन गाइडलाइंस में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से कहा गया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इंटर ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अबाउट इनकाउंटर डेथ इन एन एप्रोप्रिएट रजिस्टर। एक एप्रोप्रिएट रजिस्टर में आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, एंड प्रोविजंस फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय इंडिपेंडेंट एजेंसीज लाइक द स्टेट CID, और जैसे स्टेट CID जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा आप उस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। द ग्रांट ऑफ कंपनसेशन to the deceased dependent may be considered where police officer may be convicted and prosecuted after investigation. अगर जांच के बाद पुलिस ऑफिसर को कन्विक्ट किया गया है, उसको प्रोसिक्यूट किया गया है, तो उसके बाद जो डेथ जिस पर्सन की हुई है, उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे, उसके जो रिलेटिव्स होंगे, उन्हें एक कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। इन 2010 में इन प्रोविजंस में कुछ अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके कुछ बातें और भी जोड़ी गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, तुरंत FIR लिखी जाए, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई जाए, एंड रिपोर्टिंग ऑल द डेथ केसेस टू द NHRC। जितनी भी डेथ केसेस हो रही हैं इनकाउंटर में, उस तुरंत NHRC को बताई जाए बाय द SSP और द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद इन 48 आवर्स ऑफ सच डेथ। 48 आवर्स ऑफ सच डेथ के अंदर जिले का जो कप्तान है, पुलिस कप्तान, या जो SSP है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके द्वारा NHRC को ऐसी हत्याओं की या ऐसे डेथ की रिपोर्ट जो है वो भेजनी होगी, देनी होगी। 3 months after the encounter, a second report must be sent to the NHRC, providing information inclusive of post-mortem report, inquest report and inquiry findings. इनकाउंटर के 3 महीने के बाद NHRC को एक सेकेंड रिपोर्ट भी आपको देनी होगी, जिसमें आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट और जो भी इंक्वायरी की फाइंडिंग्स हुई है, वो सारी रिपोर्ट आप जो है NHRC में सबमिट करेंगे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और NHRC ने एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करने की बात कही है। क्योंकि हमारे देश में क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और जिसने अगर गलत काम भी किया है उसको भी कानून के तहत पनिश करने का प्रावधान संविधान देता है या हमारे देश का कानून देता है। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, फिर चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो।
So this is all from this video lecture. Okay, thank you.